हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी का स्वागत है अब आज के हमारे इस टॉपिक में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का लास्ट पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है बीटा ब्लॉकर, हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करें हम हमारा टॉपिक आज का जो हमारा टॉपिक है बीटा ब्लॉकर है। आइए बीटा ब्लॉकर को एक एक करके देखते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को पढ़ाते पढ़ाते आज बहुत समय गुजर चुका है, तो आइए इसको पूरा करते हैं। बीटा ब्लॉकर की हम बात करेंगे आपके सामने कि साहब जो बीटा ब्लॉकर जो होता है, ये बीटा ब्लॉकर कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे और इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। जनरली अगर हम देखें तो आपको बीटा रिसेप्टार के बारे में पता होगा। जो बीटा रिसेप्टार है ये कितने प्रकार के होते हैं साहब, कि ये जनरली 3 प्रकार के होते हैं। बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। और इन रिसेप्टार को ही हमें क्या करना है, ब्लॉक करना है। और इनको करने के बाद में ही हम बीटा ब्लॉकर की बात करेंगे। तो आइए इनको ब्लॉक कर देते हैं। हम इनको ये ब्लॉक कर चुके, ये बीटा ब्लॉकर, ये बीटा ब्लॉकर और ये बीटा ब्लॉकर। तो आइए जनरली डिफाइन करते हैं बीटा ब्लॉकर क्या होते हैं, इनके टाइप क्या होते हैं। टाइप की सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम टाइप का करते हैं बीटा 1 और बीटा 2 ब्लॉकर। जो पहली बार हम बात कर रहे हैं बीटा 1 और बीटा 2 ब्लॉकर, यानी हम लिख लेंगे कि जो दवा बीटा 1 को भी ब्लॉक करती है और जो वह बीटा 2 को भी ब्लॉक करती है। ध्यान सुनना, यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, बीटा 1 को भी ब्लॉक किया जा रहा है, बीटा 2 को भी ब्लॉक किया जा रहा है। मतलब ये जो दवा है वो नॉन सेलेक्टिव है। अगर सेलेक्टिव बोलते हैं तो किसी एक रिसेप्टार को ही क्या करती, ब्लॉक करती है। लेकिन बीटा ब्लॉकर है, बीटा 1 और बीटा 2 के अलावा बीटा 1 और बीटा 2 को एक साथ ब्लॉक करती है ये। ठीक है, अकेले को ब्लॉक करती है, क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव बोलते हैं। तो हमने क्या बोला इसको, ये एक नॉन सेलेक्टिव है। क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसका दूसरा नाम क्या देंगे, नॉन सेलेक्टिव है। नॉन सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव है। और इसी के साथ इसको फर्स्ट जनरेशन भी बोलते हैं। फर्स्ट जनरेशन वाली बीटा ब्लॉकर। आपके क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्पल, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जाम में, कि फर्स्ट जनरेशन जो बीटा ब्लॉकर है उसमें क्या शामिल होता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर में बीटा 1 प्लस बीटा 2 ब्लॉकर दवा शामिल होती है। दूसरी दवा की बात करते हैं, सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं। सेकेंड जनरेशन का मतलब होता है बीटा 1 ब्लॉकर, बीटा 1 ब्लॉकर, जो कि किस में आती है, सेकेंड जनरेशन में आती है। अगर यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, ये सेलेक्टिव हो गई है, केवल बीटा 1 रिसेप्टार पे काम कर रही है। तो क्या होगा, सेलेक्टिव हो गई है, तो सेलेक्टिव, ये सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है और सेकेंड जनरेशन के लिए काम आती है, या सेकेंड जनरेशन इसको बोलते हैं, सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन हम इसको बोलने वाले हैं। ठीक है, ओके। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं, एक और होती है आपकी बीटा 2 ब्लॉकर। बीटा 2 ब्लॉकर पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये जो बीटा 2 ब्लॉकर जो दवा है, ये क्लिनिकल यूज नहीं होती है, क्लिनिकल में यूज नहीं की जाती बीटा 2 ब्लॉकर। तो मैं लिख लूँ इस बात को, नॉट यूज, नॉट यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, क्लिनिकल प्रैक्टिस। ठीक है, एक दवा होती है ब्यूटोक्सामाइन, ब्यूटोक्सामाइन। ठीक है, ये एक दवा होती है। ठीक है, ये क्या करती है, बीटा 2 को ब्लॉक करती है। तो ये जो ब्यूटोक्सामाइन एक दवा होती है, ये बीटा 2 को ब्लॉक करती है। और इस बीटा 2 ब्लॉकर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, यहीं इसका किस्सा ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब आगे काम यूज नहीं होने वाली, आगे हम इसको पढ़ने वाले नहीं है। तो जनरली हमने क्या किया, बीटा 3 की हम बात नहीं करते, क्योंकि बीटा 3 ब्लॉकर अभी पॉसिबल ही नहीं है, अभी ये यूज ही नहीं हो रही अपने मार्केट में। केवल कौन सी यूज होती है बीटा ब्लॉकर, आपकी बीटा 1 और बीटा 2 ब्लॉकर, जिसको आप नॉन सेलेक्टिव बोलते हो। एक होती है बीटा 1 ब्लॉकर, जिसको आप सेलेक्टिव बोलते हो। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी आती है, फर्स्ट जनरेशन बीटा 1 प्लस बीटा 2 ब्लॉकर आती है। और सेकंड जनरेशन में आपकी आने वाली है बीटा 1 ब्लॉकर। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया, ओके। एक आगे हम लास्ट में टॉपिक में पढ़ेंगे कि क्या होता है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर अगर आप किसी को दवा देते हो, ठीक है, जनरली ध्यान रखना, बीटा ब्लॉकर आप किसी को दवा देते हो तो ये बीटा ब्लॉकर क्या करती है, वेसो 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 डायलेशन, वेसो डायलेशन करवाएगी, वेसो डायलेशन करवाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे, थर्ड जनरेशन बोलेंगे, थर्ड जनरेशन। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज इसीलिए हो गए क्योंकि वो एबीसीडी पढ़ के आया है। एबीसीडी से मेरा मतलब कि साहब ए बी सी डी, जो अल्फा रिसेप्टर स्टिमुलेट आता था वो कॉन्ट्रेक्शन करवाता, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता किसका, ब्लड वेसल्स का। और बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तो वो डायलेशन करवाता है।
स्टूमुलेट होने पे डायलेशन करवाता है, स्टिमुलेट होने पे क्या करवाता है, डायलेशन करवाता है। अब साहब आपने क्या दिया, आपने बीटा ब्लॉकर दिया है, मतलब क्या होएगा, बीटा ब्लॉकर दिया हुआ तो वैसो कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए ना, लेकिन हो क्या रहा है, वैसो डायलेशन हो रहा है। वैसो डायलेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इसको क्या बोला, थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। ओके। तो हम अब आगे पढ़ते हैं, पहला नॉन सेलेक्टिव बीटा। अब इनकी रिसेप्टर की बात कर लेते हैं पहले, कि बीटा वन बीटा टू ये रिसेप्टर पे कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं बीटा वन रिसेप्टर की, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके किस पे होता है साहब बीटा वन रिसेप्टर, आप बोलिए सभी लोग, हार्ट पे होता है, हार्ट पे। और कहाँ पे होता है, जेजी, जेजी सेल पे होता है, ठीक है। बीटा वन कहाँ पे होता है, हार्ट पे होता है, जेजी सेल पे होता है, हार्ट पे रहकर क्या काम करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, और बीट आपके कॉन्ट्रेक्शन को भी बढ़ाता है हार्ट रेट पे। जेजी सेल पे रहकर रेनिन को प्रभावित करता है, रेनिन का सिक्रेशन करता है। अब बीटा टू रिसेप्टर की बात कर लेते हैं, बीटा टू रिसेप्टर की बात कर लेते हैं, बीटा टू रिसेप्टर कहाँ कहाँ पाया जाता है, आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बीटा टू रिसेप्टर की बात करूँ तो बीटा टू रिसेप्टर ब्रोनकस पे होता है, जीआईटी पे भी आपका होता है, ब्लेडर पे होता है, और ग्लैंड्स पे होता है, यूटेरस पे होता है, ब्लड वेसल्स पे होता है, और कहाँ पे होता है, स्केलेटल मसल्स पे होता है, और लीवर पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बीटा टू ब्लॉकर होता है, और बीटा टू यहाँ पे होने के बाद में, इनको स्टिमुलेट होने के बाद में क्या कार्य करता है, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अब साहब आपको एक बात याद होनी चाहिए, हमने यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे बीटा ब्लॉकर की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बीटा ब्लॉकर की बात करेंगे ये भी आके। जनरली ब्रोनकस पे क्या काम करता है आपका बीटा, थोड़ा इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको ये बता ही देता हूँ कि कहाँ पे कौन क्या काम करता है, लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे देखना, ब्रोनकस पे बीटा क्या काम करता है, बीटा टू काम क्या करता है, बीटा टू स्टिमुलेट होने के बाद जब ब्रोनकस को डायलेट करता है तो क्या करूँ, ब्रोनको डायलेशन, ब्रोनको डायलेशन, ठीक है। अगर मैं जीआईटी की बात करूँ तो जीआईटी को रिलैक्स करता है, जो इंटेस्टाइन होता है उसका जो मोटिलिटी होता है उसको कम करता है, तो उसके बाद क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन कोज करता है, कॉन्स्टिपेशन। ब्लेडर पे क्या काम करता है, ब्लेडर को रिलैक्स करता है, यूरिन आउटपुट को बढ़ाएगा या घटाएगा, यूरिन आउटपुट को कम करता है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज होता है। ये बीटा टू स्टिमुलेट होने वाली कहानी है, बीटा टू को भी हमने ब्लॉक नहीं किया है, हम केवल ये पढ़ रहे हैं कि ये रिसेप्टर कहाँ होते हैं और काम क्या करते हैं। ग्लैंड्स पे क्या करता है, ग्लैंड्स पे क्या करता है, ग्लैंड्स पे कहीं ना कहीं सिक्रेशन को कम करता है, सिक्रेशन को क्या करता है, ग्लैंड के सिक्रेशन को कम करने वाला। यूट्रस पे क्या प्रभाव करता है, यूट्रस की जो टोनिसिटी होती है उसको कम करता है, टोकोलाइटिक प्रभाव करता है, टोकोलाइटिक, टोकोलाइटिक करता है। ब्लड वेसल्स में मैं आपके बता चुका हूँ, अल्फा वन तो कॉन्ट्रिक्शन करता है और बीटा टू क्या करता है, डायलेशन करता है। तो आपके ब्लड वेसल्स पे क्या काम करता है, डायलेशन, वेसो डायलेशन, वेसो डायलेशन करता है। स्केलेटल मसल्स याद करिए, जब मैं आपको बीटा टू रिसेप्टर शुरू शुरू में पढ़ा रहा था, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो डायबिटिक मेलाइटस वाला कोई मरीज होता है, अगर उसमें ऐसा कुछ होता है और उसमें हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आती है तो ट्रेमर देखने को मिलते हैं। ट्रेमर बीटा टू स्टिमुलेशन से ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ट्रेमर, और इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, स्केलेटल मसल्स क्या होती है इसके लिए जिम्मेदार होती है। लीवर पर क्या होता है, लीवर पे बीटा टू स्टिमुलेट होता है। अगर आपको किसी को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं कंपनसेशन का काम करेगी, आपकी बॉडी अपने आप को मरने नहीं देगी, आपको बचाएगी। तो उस समय ये बीटा टू रिसेप्टर जो लीवर पे होता है ये काम करने वाला है, और ये क्या करेगा, रिवर्सल करेगा, क्या करेगा, रिवर्सल, रिवर्सल ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया को क्या करेगी, रिवर्सल करेगी। तो हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, हमने बीटा वन पढ़ा, हमने बीटा टू पढ़ा, बीटा वन बीटा टू कहाँ कहाँ होते हैं, ये सारी बातें हमने पढ़ ली है। आइए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट करते हैं, बीटा वन और बीटा टू ब्लॉकर जिसको आप बोलते हो। तो स्टार्ट करते हैं पहला फर्स्ट जनरेशन से, बीटा वन प्लस बीटा टू
ब्लॉकर दवा की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, एक बात सुनिए, बीटा 1 बीटा 2 ब्लॉकर की हम बात करेंगे। एक बात बताइए, अभी हम यहाँ पे पढ़ के आए हैं कि अगर बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया जाता है तो क्या होता है, बीटा रिसेप्टर को अगर स्टिमुलेट किया जाता है तो कहीं ना कहीं होने वाला है ब्रोंकोडायलेशन। क्या होने वाला, ब्रोंकोडायलेशन होने वाला है। और अगर आप बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन होएगा। अगर ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा तो क्या अस्थमा वाले पेशेंट में आप इसका यूज करेंगे। जनरली हम बीटा 1 और बीटा 2 ब्लॉकर यूज नहीं करते। कहाँ पे यूज नहीं करते, अस्थमा वाले पेशेंट में यूज नहीं करते। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख सकता हूँ कि इट कैन कॉज ब्रोंको ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन, इट कैन कॉज ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन। सो नॉट यूज इन अस्थमा पेशेंट, अस्थमा पेशेंट। ठीक है, और बताइए, आपने कार्डिक में कुछ कुछ बीमारियां पड़ी होगी, आपने कार्डिक में कुछ बीमारियां पड़ेगी जिसमें क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें स्पाम देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, जिसको हम पेरीफेरल वेस्कुलर डिजीज बोलते हैं। कई कई बार पेरीफेरल एरिया में देखने को मिलता है, पेरीफेरल वेस्कुलर डिजीज। उसमें क्या होता है, उसमें कहीं ना कहीं जो पेरीफेरल ब्लड वेसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, उससे क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, मरीज को दिक्कत होती है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे हम पीछे देख के आए, हम क्या देख कर आए हैं कि साहब जो ब्लड वेसल्स होती है वो वेसो डायलेशन का काम करती है। कौन सी स्थिति में, जब बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है। आपने यहाँ किया क्या, आपने बीटा 2 को तो ब्लॉक किया, मतलब आपने डायलेशन वाले काम तो नहीं किए, आपने बिगाड़ दी स्थिति। आपने कहीं ना कहीं जो ब्लड वेसल्स है अब उसको कॉन्ट्रैक्शन वाली स्थिति में लेके चले गए। डायलेट नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट वाली स्थिति में जा रहा है। और पेरीफेरल वेस्कुलर डिजीज में भी ऐसा ही होता है, वहां पे भी क्या देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन को स्पाम देखने को मिलता है। तो वहां पे आप बीटा 1 प्लस बीटा 2 ब्लॉक कर दोगे, नहीं, आप वहां पे ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ब्लड वेसल्स उसमें क्या होता है, वैसो कॉन्ट्रैक्शन होता है, वैसो कॉन्ट्रैक्शन। उसमें क्या होता है, वैसो कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो नोट यूज इन पेरिफेरल 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 वेस्कुलर डिजीज। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज में हम क्या करेंगे, वहां पे हम बीटा 1 और बीटा 2 ब्लॉकर नहीं पढ़ेंगे। अब एक बात और पढ़ेंगे, एक नई बात और मजेदार बात और पढ़ेंगे। याद करिए, कौन सी वाली, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन याद करिए। हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आपको याद है क्या। आपने जब हाइपोग्लाइसीमिया पढ़ा था, मैं अलग से पेन लिख लेता हूँ, ओके, मैं ये काले रंग का पेन ले लेता हूँ। तो आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि किसी मरीज को हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है, बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है, और एक एसिटाइल कोलाइन जो रिसेप्टर आता है वो स्टिमुलेट होता है। अगर बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तो हार्ट रेट बढ़ती है, याद करिए आप, हार्ट रेट बढ़ती है, पाल्पिटेशन देखने को मिलता है, पाल्पिटेशन पाल्पिटेशन देखने को मिलता है। बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तो स्केलेटल जो मसल्स है उनकी वजह से ट्रेमर देखने को मिलता है, ट्रेमर। ठीक है, और एसिटाइल कोलाइन अगर रिसेप्टर स्टिमुलेट होते तो जो ग्लैंड होती है, स्वेटिंग ग्लैंड, वो पसीना पसीना कर देती है, तो पसीना बहुत ज़्यादा होता है, स्वेटिंग देखने को मिलती है। अब आप बताइए आपने क्या किया, आपने मरीज को बीटा ब्लॉकर दे दिया है, आपने क्या क्या, मरीज को बीटा को ब्लॉक करने वाली दवा दे दी है। अगर बीटा 1 और बीटा 2 ब्लॉक हो चुका है तो मुझे एक बात बताइए, जो जो सिम्टम, कौन से वाले सिम्टम, हाइपोग्लाइसीमिया, कौन से वाले, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम नॉट अकर hypoglycemic symptom not occur in बीटा 1 प्लस बीटा 2 ब्लॉकर यूजेज। अगर आप किसी मरीज को बीटा 1 और बीटा 2 ब्लॉकर दे रहे हो तो उसको हाइपोग्लाइसीमिक जो भी सिम्टम्स है वो नहीं आने वाले।
आप समझिए कितना हानिकारक हो सकता है। अगर आपने मरीज को बीटा 1 और बीटा 2 ब्लॉकर दे दिया, मरीज को हाइपोग्लाइसीमिया था, तो उसको पाल्पिटेशन भी नहीं देखने को मिलेगा, ट्रेमर्स वगैरह नहीं आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मरीज को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, लेकिन उसको पसीना देखने को मिलेगा क्योंकि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसको एसिटाइल कोलिन स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हम बीटा 1 और बीटा 2 ब्लॉकर की बात कर रहे हैं। बीटा 1 और बीटा 2 की बात करें, बीटा 1 प्लस बीटा 2 ब्लॉकर की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर में आने वाली दवाइयाँ पढ़ लेते हैं। ठीक है, दवाइयाँ पढ़ लेते हैं। एक बार की बात है, एक बार की बात क्या है कि एक पिताजी थे, वो अपने बेटे से परेशान थे। पिताजी किससे परेशान थे? अपने बेटे से परेशान थे। बेटा बहुत आवारा चल रहा था, पैसे खर्च करता था, अपने पिता की नहीं सुनता था। तो पिता ने क्या करा, जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को बेचा, उसको सेल कर दिया। और उस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद में कहीं ना कहीं उससे क्या क्या कर दिया, सोना पित्तल और टीन खरीद के लेके आ गए। ठीक है, उससे क्या क्या खरीद लेके आ गए, सोना पित्तल और टीन खरीद के लेके आ गए। बेटे ने नहीं सुना तो पापा ने क्या करा, पापा ने कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के कागजात बेचे या प्रॉपर्टी से कहीं ना कहीं सोना पित्तल और टीन खरीद लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब साहब यहाँ पे क्या हुआ, मैं इसके बारे में लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ कि साल बेटा बेटा अब बेटा 1-2 दिन की बात है। क्या है बेटा, 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन की बात है बेटा, 1-2 दिन की बात है। ठीक है, प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी से सोना पीतल और टीन, सोना पित्तल और टीन खरीदूंगा। ठीक है, छोटी सी लाइन है बेटा, 1-2 दिन की बात है, अगर तुम नहीं सुधरे तो मैं प्रॉपर्टी को बेच के प्रॉपर्टी से सोना पीतल टीन खरीदूंगा। यहाँ पे बेटा 1-2, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, आप प्रॉपर्टी को याद कर लीजिए, आप सोने को याद कर लीजिए, पीतल को याद कर लीजिए और टीन को याद कर लीजिए। सोने के आप 2 टुकड़े कर दीजिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो बेटा है, बेटा 1 और 2, इसको इससे क्या याद रखोगे आप? ठीक है, और उसके बाद प्रॉपर्टी सोना, सोना पीतल, और लास्ट में यहां पे लिख लेते हैं अपन टीन, टीन, टीन। ठीक है, ओके। आइए हम एक एक देखते हैं इनसे क्या क्या लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बीटा 1-2 से, तो आप ये बोलेंगे कि साहब ये जो दवा है वो बीटा 1 प्लस बीटा 2 ब्लॉकर होने वाली है। ठीक है, प्रॉपर्टी से आपको याद करना प्रोपेनोलोल, प्रोप्रेनोलोल, नोलोल। ठीक है, सोने से आपको याद करना है सोटालोल, सोटालोल। ठीक है, एन से आपको याद करना है नेडोलोल। ठीक है, नोडोलोल या नेडोलोल। ठीक है, नेडोलोल। पीतल, पीतल से पीआई से आपको याद करना पिंडोलोल, पिंडोलोल। ठीक है, पिंडोलोल। और टीन से याद करना आपका टीमोलोल, टीमोलोल। ठीक है, आपको ये दवाई याद हो गई, आपको बीटा 1 और बीटा 2 ब्लॉकर की बात कर रहे थे हम। ठीक है, तो हमने प्रोपेनोलोल भी इसमें देख लिया, आपका सोटालोल देख लिया है, टीमोलोल अपने देख लिया है, पिंडोलोल अपने यहाँ पे देख लिया, तो हमने कुछ दवाइयाँ पढ़ी, नेडोलोल अपने यहाँ पे देख लिया है। तो ये क्या हो गया, बीटा 1 प्लस बीटा 2 ब्लॉकर दवाइयाँ हो गई। और ये हम कहाँ कहाँ यूज नहीं करते, यानी हम ये कर सकते हैं कि कोई मरीज है जिसको डीएम डीएम वाला कोई मरीज है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, नोट यूज करेंगे, नोट यूज क्या यूज नहीं करेंगे, नोट यूज बीटा ब्लॉकर वहां पे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे आगे। ओके, आपने क्या देखा, आपने यहाँ पे बीटा 1 बीटा 2 ब्लॉकर पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले वो आपका है बीटा 1 ब्लॉकर, बीटा 1 ब्लॉकर हम नेक्स्ट पढ़ने वाले। बीटा 1 ब्लॉकर को हमने क्या नाम दिया था साहब कि ये सेकंड जनरेशन होती है। क्या होती है, सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन बीटा 1 ब्लॉकर भी बोलते हैं इसको, सेकंड जनरेशन बोलते हैं और बीटा 1 ब्लॉकर भी बोलते हैं, सेलेक्टिव भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव, क्योंकि ये केवल और केवल आपके बीटा 1 को ही ब्लॉक करती है। कार्डियो सेलेक्टिव, सेलेक्टिव कौन सी, कार्डियो वाला,
कार्डियो सिलेक्टिव भी आप इसको बोल सकते हैं। किसको? बीटा वन ब्लॉकर को। तो आपने बीटा वन ब्लॉकर के कितने नाम दे दिए टोटली? बीटा वन ब्लॉकर के आपने टोटली 3 नाम दे दिए हैं। पहला बीटा वन ब्लॉकर, दूसरा कार्डियो सिलेक्टिव होने वाला, और तीसरा आपका सेकेंड जनरेशन ब्लॉकर आपको बोलना है। सेकेंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर आपको बोलना है। ओके, इसको याद करने की एक ट्रिक होती है। इसको याद करने की एक ट्रिक होती है कि आप बीटा वन ब्लॉकर को याद कैसे करेंगे। याद करना, एक बार की बात है। बात क्या है कि साहब एक बेटा था। बेटा क्या कर रहा था? मेट्रो में सफ़र कर रहा था, और मेट्रो में सफ़र कर रहा था तो उसके पास बिस्किट थे। बिस्किट कौन से वाले थे? आटे के बिस्किट थे। तो बेटा आटे के बिस्किट को लेकर मेट्रो में चला गया। आटे के बिस्किट को मेट्रो में लेके चला गया और वहाँ पे अपनी सहेली के साथ बैठ के उनको खा रहा था। समझ में आई? यानी हम बीटा वन ब्लॉकर पढ़ रहे हैं यहाँ पे। बीटा वन ब्लॉकर में क्या हुआ कि एक बेटा था, वो बेटा आटे की बिस्किट ले जाके मेट्रो में अपनी सहेली के साथ खा रहा था। सहेली ने उसको किस कर लिया। किस कर लिया तो उसको श्वास में दिक्कत हुआ तो हमने उसको क्या किया? नेबुलाइजेशन करवाया। समझ में आया? तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस कहानी को कि बेटा बेटा आटे का आटे का बिस्किट आटे का बिस्किट मेट्रो आटे का बिस्किट मेट्रो मेट्रो में सहेली सहेली के साथ सहेली के साथ खा रहा था। ठीक है, क्या हुआ? किस हुआ? किस हुआ? किस हुआ तो श्वास में दिक्कत हुआ। श्वास में दिक्कत हुआ तो क्या करवाना? नेब करवाना पड़ा। नेब किया, नेबुलाइजेशन किया, नेब करवाया मरीज को। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ शब्दों को हम अपनी जो ये मैनोमिक है इसको हम डिफाइन करेंगे। जो बेटा है, ठीक है, इसको अलग लिख लो। बेटा आटे बिस्किट, एक को भी लिख लो आटे। ठीक है, आटे तो आटे का एक बिस्किट है ना, एक ही बिस्किट था, एक को, इसलिए तो क्या हुआ? लड़ाई हुई, किस हुआ? ठीक है, तो आटे का एक बिस्किट आटे का एक बिस्किट कहाँ खा रहा था? मेट्रो में खा रहा था। क्या खा रहा था? मेट्रो में खा रहा था। किसके साथ खा रहा था? मेट्रो में सहेली 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 किसके साथ खा रहा था? सहेली के साथ खा रहा था। सहेली, ठीक है, सहेली सहेली के साथ खा रहा था। ठीक है, वैसे वो सहेली के साथ खा रहा था और खाते खाते क्या लग रहा था? ओसम। खाते खाते किस हुआ? किससे पहले यहाँ पे एक और खाते खाते क्या लग रहा था? ओसम लग रहा था। ओसम लग रहा था, क्योंकि सहेली के साथ खाओगे तो ओसम ही लगोगे, तो ओसम लग रहा था। फिर किस हुआ? ठीक है, तो सहेली के साथ खा रहा था, ओसम लग रहा था। और फिर क्या हुआ? लास्ट में आपने उसको नेब करवाया। किससे? कुछ भी नहीं है, नेब करवाया। तो एक मेनोमिक है। बेटा क्या कर रहा था? बेटा कहीं ना कहीं आटे का एक बिस्किट खा रहा था। कहाँ पे खा रहा था? मेट्रो में खा रहा था। मेट्रो में किसके साथ खा रहा था? सहेली के साथ खा रहा था। और खाते खाते कैसा लग रहा था? औसम लग रहा था। औसम लग रहा था, किस हुआ? किसके बाद क्या हुआ? नेप करवाना पड़ा, क्योंकि सांस में दिक्कत हो गई। ओके, तो आइए इनको डिफाइन करते। बेटा, अगर सबसे पहले मैं बेटा की बात करूँ तो आपको याद करना है बेटे से बेटोक्सालोल। बेटोक्सोलोल। आटा, आटे से याद करना अटेनोलोल। एटेनोलोल। एक, एक से याद करना आपको ऐसे ऐसे ब्यूटोलोल। ब्यूटोलोल। बिस्किट, ठीक है, बिस्किट से आपको बताना बिसोप्रोनोलोल या प्रोलोल। मेट्रो प्रोलोल, मेट्रो या मेटोप्रोलोल। सहेली, सहेली से याद करना आपको, जो सहेली है सेली, सेली प्रोलोल। सहेली सेली, सहेली सेली, सहेली सेली प्रोलोल, सहेली प्रोलोल, सहेली प्रोलोल, सहेली प्रोलोल, सहेली प्रोलोल आपको बताना। ओसम की बात करते हैं, जो आपका यहाँ पे ओसम होने वाला है ईस्मोलोल। ईस्मोलोल आपको यहाँ बताना है। और लास्ट में जो आपका आ गया नेब, इस नेब से आपको बताना है नेबीवोलोल। ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने कहानी पढ़ी।
ठीक है, बेटा आपका मेट्रो में था, एक बिस्किट खा रहा था, औसम लग रहा था, ठीक है, किस हुआ, नेप करवाना पड़ा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने पढ़ी। इसके हिसाब से आपने बीटा वन जो भी सिलेक्टिव ब्लॉकर है इसके बारे में पूरा आपने पढ़ लिया। अब जनरली बात करना, आपने क्या दिया, आपने एक उदाहरण समझिए, एग्जाम्पल। आपने क्या देखा कि साथ जो मरीज है, जो पेशेंट है, पेशेंट का बीपी क्या हो गया, बीपी इंक्रीज हो गया, ठीक है। आप मेट्रो में गए, मेट्रो से मेरा मतलब मेट्रोप्रोलोल आपने दिया, मेट्रो मेट्रोप्रोलोल दिया। मेट्रोप्रोलोल अगर आपने मरीज को दिया, मेट्रोप्रोलोल क्या है, सबसे पहले आप ये बताइए, मेट्रोप्रोलोल एक सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर एक दवा है। इसने क्या किया, इस सिलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर ने क्या किया, इसने यहाँ से क्या आया था, आपका नोर एड्रेनलिन आया था, और ये कहाँ चला गया, नोर क्लेफ्ट में चला गया। यहाँ पे आपका रिसेप्टर होता, यहाँ पे कौन सा वाला रिसेप्टर था, माना यहाँ पे बीटा वन रिसेप्टर था। बीटा वन रिसेप्टर मेटोप्रोलोल के आने के बाद में क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। इसके ब्लॉक होने से क्या हुआ बताओ, बीटा वन कहाँ काम करता है, हार्ट पे काम करता है, जेजी सेल पे काम करता है, अभी जस्ट लिखवा के आ रहा हूँ मैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बीटा वन स्टिमुलेट होने से क्या होगा, हार्ट सॉरी बीटा वन स्टिमुलेट से हार्ट रेट बढ़ती है, तो बीटा वन को हमने ब्लॉक किया है, तो बताओ हार्ट रेट कम हो गया, ज़्यादा होगी, हार्ट रेट कम होने वाली है, ठीक है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन भी कम हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा सब कुछ होएगा तो बीपी कम होएगा या ज़्यादा होगा, बीपी भी कम होने वाला है। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं सेलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर मेटोप्रोलोल की कहानी होने वाली है। यहाँ तक आपको समझ में आया, हम क्या पढ़ रहे हैं आपका यहाँ पे, देखो मेरे पसीने की कीमत तुम चुकाना, हम यहाँ पे बीटा ब्लॉकर पढ़ रहे हैं। बीटा वन प्लस बीटा टू ब्लॉकर हम जो कि नॉन सिलेक्टिव है और फर्स्ट जनरेशन उसकी बात करके आ चुके हैं। बीटा वन ब्लॉकर की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, बीटा वन ब्लॉकर के कुछ एग्जाम्पल हमने लिख लिए हैं। अब साहब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, आपने बीटा वन ब्लॉकर की बात करी कि बीटा ब्लॉकर किस प्रकार काम करता है, क्या क्या कंडीशन होती है, कार्डियो सिलेक्टिव होती है। दूसरा हम देखते हैं एक इसी में बीटा वन ब्लॉकर के अंदर ही, ध्यान सुनना, बीटा वन ब्लॉकर के अंदर ही पढ़ रहे हैं, दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं। क्या है साहब दूसरा, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सिम्फेथो माइमेटिक एक्टिविटी। देखो गौर से, इस शब्द को समझाने से पहले आपको मुझे समझना पड़ेगा। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या हुआ है, देखो आपने बीटा वन ब्लॉकर दी, सभी को पता है कि जो बीटा वन ब्लॉकर है वो हार्ट रेट को कम कर देती है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को कम कर देती है। हमने एक पेशेंट देखा जिसका नाम था एक्स पेशेंट था और ये वाई पेशेंट था, ठीक है। ये क्रोमोसोम नहीं है आपके, ये एक्स वाई एक पेशेंट का नाम है, ठीक है। तो साहब हम पेशेंट एक्स और पेशेंट वाई की बात कर लेते हैं। इसमें जो दिल की धड़कन है, हार्ट रेट 180 है, यहाँ पे हार्ट रेट 180 है, ठीक है। आपने इस एक्स वाले को क्या दिया, बीटा ब्लॉकर दिया, इसको आपने क्या दे दिया, बीटा ब्लॉकर दे दिया, और इसको भी आपने बीटा ब्लॉकर दे दिया, इसको भी आपने क्या दे दिया, बीटा ब्लॉकर दे दिया। बीटा ने ब्लॉक किया, पहले वाला जो मरीज था इसके अंदर कहीं ना कहीं हार्ट रेट 80 पे आ गई, ठीक है, नॉर्मल में आ गई, 180 से 80 पे हार्ट रेट आ गई। लेकिन जब हमने दूसरे वाले बंदे की बात करी तो इसमें जो हार्ट रेट है वो 20 पे आ गई, ठीक है। हार्ट रेट एक में तो आपके 80 पे आ गई जो कि नॉर्मल है, कहीं ना कहीं पेशेंट बैलेंस कर पा रहा है, लेकिन तो जो दूसरी कंडीशन है उसमें हार्ट रेट 20 पे आ गई, बहुत खराब कंडीशन हो गई। अब मुझे एक चीज़ बताइए, इस जो दूसरी वाली कंडीशन है, जो वाई पेशेंट है वो मर जाएगा, क्यों मर जाएगा, हार्ट रेट बहुत कम हो चुकी है, ब्रेडिकार्डिया बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब साहब आप यहाँ पे ये कहेंगे सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो वाई पेशेंट था, जो वाई पेशेंट था ये बीटा वन ब्लॉकर के रिगार्डिंग सेंसिटिव था। क्या था, सेंसिटिव था, सेंसिटिव, क्या था, सेंसिटिव था। यानी अगर इस मरीज को बीटा ब्लॉक किया जाएगा तो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अब सब हार्ट रेट 180 है, हार्ट रेट 180 है, फ़ायदा भी जरूरी है, हार्ट रेट को कम करना भी जरूरी है, बीटा ब्लॉकर देना भी होगा, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, ध्यान से सुनना, हम पढ़ते हैं आपके सामने एक कंडीशन पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे ये दिल है, ये क्या है, ये एक दिल है, ऐसा ही बनाते हो आप लोग दिल, ये एक दिल होने वाला है, ओके। माना कि इस दिल पे कितने रिसेप्टर है, इस दिल पे कितने रिसेप्टर है, इस दिल पे
पूरे 10 रिसेप्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। हमें पता है ये जो रिसेप्टर है ये क्या है, सब बीटा वन रिसेप्टर है। क्या है सब, ये बीटा वन रिसेप्टर, ऑल बीटा वन रिसेप्टर है। आपने बीटा वन को स्टूमुलेट किया, अगर ऑल बीटा वन स्टूमुलेट कर रहे, माना कि एक बीटा वन अगर स्टूमुलेट होता है तो हार्ट रेट कितनी बढ़ जाती है, 10 बढ़ जाती है। ऐसे ऐसे ही हम क्या करेंगे, अगर एक बीटा वन रिसेप्टर स्टूमुलेट होता है तो हार्ट रेट 10 बढ़ती है। यहाँ पे टोटल बीटा वन रिसेप्टर है और 1 से 10 बढ़ती है तो टोटल हार्ट रेट कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। जनरली हम ये पढ़ रहे हैं, समझ में आ रही है। अगर एक बीटा वन को स्टिमुलेट करेंगे तो हार्ट रेट इतनी बढ़ेंगी। ठीक है। अब साहब हमने क्या किया, हमने अभी बात कर रहे थे एक मरीज था, एक्स मरीज था और एक मरीज था वाई मरीज था। जब एक्स मरीज को हमने बीटा ब्लॉक कर दिया, एक्स मरीज को हमने बीटा ब्लॉक कर दिया तो इसमें क्या हुआ, लगभग 20% बीटा रिसेप्टर ब्लॉक हो चुके और यहाँ पे लगभग 80% बीटा रिसेप्टर ब्लॉक हो चुके हैं। ठीक है। यहाँ पे 20% क्या देखने को मिलेगा, ब्लॉक, क्योंकि आपने इसको वो दिया। और यहाँ पे 80% क्या देखने को मिला है, ब्लॉक। क्यों, क्योंकि सेंसिटिव था। साहब यहाँ पे कंडीशन सुनना, अगर मैं बात करूँ पहली कंडीशन के अंदर, तो पहली कंडीशन के अंदर 2 रिसेप्टर ब्लॉक हो चुके, क्योंकि 20% का 10 का 20% कितना होता है, 2 होता है। 2 रिसेप्टर ब्लॉक हो चुके, बाकी 8 तो काम कर रहे हैं। बाकी 8 अगर काम कर रहे तो इसमें जो हार्ट रेट अपने को रिमेनिंग देखने को मिलेगी वो 80 हार्ट रेट हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कंडीशन दूसरी की बात करें, 80% कितना होता है, 10 का 8 होता है। 8 रिसेप्टर ब्लॉक हो चुके हैं। 8 रिसेप्टर अगर ब्लॉक हो चुके हैं तो उस कंडीशन में अब हार्ट रेट यहाँ पे कितनी देखने को मिलेगी, बताइए, 20। तो वही नॉर्मल हार्ट रेट 20, पेशेंट मर जाएगा, पेशेंट मर जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर हमें क्या देना है, मैंने कहा गिव पार्शियल अगोनिस्ट। पार्शियल अगोनिस्ट आपको क्या करनी, इसमें दवा देनी है। आपने यहाँ पे क्या किया, पार्शियल अगोनिस्ट दवा दी। पार्शियल अगोनिस्ट दवा करेगी क्या, साहब वही कंडीशन है कि साहब ये एक एक्स मरीज है, ये वाई मरीज है, एक्स मरीज है, ये वाई मरीज है। हमें पता है हमने क्या दिया, पार्शियल अगोनिस्ट दिया। क्या दिया हमने, पार्शियल अगोनिस्ट दवा दी, पार्शियल अगोनिस्ट। इसको जनरली हम बीटा ब्लॉकर दे सकते, इसको हम क्या दे सकते, बीटा वन ब्लॉकर दे सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें हम पूरा ब्लॉक भी कर देते, पार्शियल नहीं, हम पूरा ही ब्लॉक कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सेंसिटिव नहीं है। इसमें जनरली जो हार्ट रेट अभी हमने जो एग्जाम्पल से देखा 100 होनी चाहिए थी, वो अब 80 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम वाई के अंदर पार्शियल अगोनिस्ट को देते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें पार्शियल अगोनिस्ट, हमें पता है, हमें क्या पता है कि ये बीटा ब्लॉकर के रिगार्डिंग सेंसिटिव है। अगर मैं इसको क्या दूंगा, इसको मैं अगर बीटा वन ब्लॉकर देता हूं तो कहीं ना कहीं 80% जो रिसेप्टर है वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। मैंने अगर पार्शियल पार्शियल ब्लॉकर भी इसको दिया है तो भी 80% रिसेप्टर पे प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन वो कितना प्रभाव पड़ेगा, वो आधा प्रभाव पड़ेगा। आधे से मेरा मतलब कि साहब ये क्या है, ये एक दिल हुआ करता है। दिल पे कितने रिसेप्टर है साहब, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रिसेप्टर है। हमें पता है 80% ब्लॉक हो चुका है। 80% से मेरा मतलब कि 8 रिसेप्टर ब्लॉक हो चुके, लेकिन वो पार्शियली है, मतलब वो आधा काम करेंगे, वो पूरा ब्लॉक नहीं हुए। पार्शियल ब्लॉकिंग का मतलब क्या हुआ कि पूरा ब्लॉक नहीं करेंगे। अगर मैं इसकी पहले की बात करूँ, अगर ये ब्लॉक हो जाता तो पूरी हार्ट रेट 0 हो जाती है, लेकिन आधा ब्लॉक हुआ मतलब हार्ट रेट 10 से कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, यहाँ पे 5 हो गई, 5 5 5 5 5 और 5, तो ये कितना हो गया, 5×40, 5×8, 80%, 40 हार्ट रेट तो इनसे मिल रही है। और रिमेनिंग जो है आपका एक ये और एक ये। ठीक है, ये तो पूरा ब्लॉक हुआ ही नहीं था, तो इससे 10 हो गई, इससे 10 हो गई। तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिला, टोटल हार्ट रेट कितनी हो गई, 10+2, मुझसे ज़्यादा आपको आता है, कितना आ गया, 20। मतलब टोटल हार्ट रेट 60 हो गई, उस मरीज का काम चल जाएगा। मतलब अगर कोई मरीज सेंसिटिव है, अगर कोई मरीज सेंसिटिव है, किसके रिगार्डिंग सेंसिटिव है, बीटा वन ब्लॉकर के रिगार्डिंग सेंसिटिव है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, पार्शियल अगोनिस्ट देने वाले हैं। आप उसको क्या देने वाले, पार्शियल अगोनिस्ट दवा देने वाले। इसी को क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। इसी को क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक। आपने बीटा वन को ब्लॉक किया,
पार्शियली आपने ब्लॉक किया, उस कंडीशन में आपने क्या देखा, आपने देखा कि मरीज के अंदर इतनी हार्ट रेट बची है जिससे मरीज जिंदा रह सकता है। ओके, अब हम यहाँ पे पार्शियल, इसको मैं हटा देता हूँ, एक इनकी दवा पढ़ लेते हैं। पार्शियल पार्शियल बीटा वन ब्लॉकर, ऐसे कौन कौन से पार्शियल बीटा वन ब्लॉकर बोल सकते हैं, या पार्शियल अगोनिस्ट भी बोल सकते हो। पार्शियल अगोनिस्ट, आधा ब्लॉक है तो आधा चालू है, पार्शियल अगोनिस्ट। इसकी बात करते, पार्शियल अगोनिस्ट दवा की बात करें। देखो दूसरी बात है, आपने नर्सिंग की बात कर रहे हैं, नर्सिंग के अंदर क्या देखा होगा कि एक सहेली हुआ करती है। कौन सहेली? सहेली क्या पहनती है, सॉरी सहेली है आपकी, और आप हो, एक आप हो, आपने क्या पहना है, आपने एप्रिन पहना है। एप्रिन जानते हो, एप्रिन जानते हो, एप्रिन आपने पहना है। तो एक एप्रिन आपने पहना हुआ है, सहेली आई उसमें पिन चुबा के चली गई। एक एप्रिन आपने पहना है, सहेली आई और उसमें पिन चुबा के चली गई। सहेली आपकी थी, आपको रोकना था उसको, लेकिन आप रोक नहीं पाए क्योंकि आप चाहते ही थे कि सहेली मुझे पिन चुभाए। इसमें आपको ही मज़ा आ रहा होगा, ये दर्द आपके लिए बहुत सुकून देने वाला दर्द है, क्योंकि आपकी सहेली ने काफ़ी दिनों बाद आपको पिन चुभाई है। ठीक है, तो मैं इसको लिख लूँ एक बार कि साहब एक एप्रिन एक एप्रिन में सहेली, एक एप्रिन में सहेली पिन चुभा के चली गई, पिन चुभा के चली गई, चुभा कर चली गई। ठीक है, तुम्हें तो मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, एक सहेली ने ऐसा काम किया, पिन चुभा कर चली गई। अब साहब यहाँ पे याद करते हैं कि इनके लिख लेते हैं, एक अप्रैल में, ठीक है, और सहेली हो गया आपका और पिन चुबा के चली गई। लिख लो इसको, एक एक से आपको याद करना एसी, एसी से एसेटा, एसेटा ब्यूटोलोल। ठीक है, एप्रिन, एल्प्रिनोलोल, एप्रिन, एप्रिन। ठीक है, एल्प्रेनोलोल। ठीक है, सहेली वही पुराना वाला सहेली वाला अपना याद करिए, अभी जस्ट में पढ़ा के आ रहा हूं आपके, सेली प्रोलो, सेली प्रोलो। ठीक है, और एक पी आई, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, पिन, पिंडोलोल। तो साहब ये क्या है, कुछ मेनोमिक है, एक सहेली ने क्या किया, आपके अप्रैल में पिन चुबा दिया। ठीक है, पिन तो कहीं और चुबाने आई थी, लेकिन उसने क्या किया, आपकी अप्रैल में ही चुबा दिया। तो ये क्या हो गया, पार्शियल अगोनिस्ट आपका दवा हो चुका है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते आगे कि साहब देखो ध्यान से सुनना, आप क्या पढ़ रहे हो, आप बीटा ब्लॉकर पढ़ रहे हो, बीटा वन ब्लॉकर पढ़ रहे हो। बीटा वन ब्लॉकर में आपने कार्डियो सिलेक्टिव पढ़ी, फिर उसके बाद में आपने क्या है, इंटरेस्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिव वाली पढ़ी, जिसको पार्शियल अगोनिस्ट भी बोलते हो आप। नेक्स्ट जो बीटा वन ब्लॉकर हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसको ध्यान से सुनना, उसका नाम है मेम्ब्रेन। इसको मैं तीसरा नाम दे देता हूँ, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी। देखो ये एक जनरली बीटा ब्लॉकर नहीं है, मतलब ये एक बीटा वन ब्लॉकर की प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो, बीटा वन ब्लॉकर नहीं बोल सकते, लेकिन बीटा वन ब्लॉकर की आप क्या बोलोगे, से प्रॉपर्टी बोलोगे। कैसे बोलोगे, जैसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आपने सोडियम चैनल का नाम सुना, मैं यहाँ पे एक लाल पेन ले लेता हूँ। ओके, आपने क्या सुना है, सोडियम चैनल का नाम सुना है। आपने एक नर्व बनाई होगी, एक ऐसी कुछ नर्व होती है। ठीक है, और ये नर्व का क्या है, टर्मिनल पार्ट होता है, ऐसा ही कुछ होता है टर्मिनल पार्ट। ठीक है, ये टर्मिनल पार्ट होता है नर्व का। ठीक है, इससे पहले वाला मैंने यहाँ पे नहीं बनाया। ठीक है, क्योंकि आपको पीछे, चलो मैं बना देता हूँ, आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके, तो ये ऐसा कुछ नर्व होता है, समझ जाइएगा। अब साहब जो आपका सोडियम होता है, वो सोडियम क्या करता है, सोडियम कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है, सोडियम चैनल जिम्मेदार होता है, किसके लिए जिम्मेदार होता है, कोई नारो इम्पल्स को न्यूरॉन पे आगे की तरफ ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, आपका सोडियम जिम्मेदार होता है। आपकी जो ये नर्व की जो सेल है, ये कहीं ना कहीं चार्ज होती है, किस प्रकार चार्ज होती है, इसके बाहर की तरफ खेलता रहता है, प्लस चार्ज खेलता रहता है। ठीक है, और माइनस चार्ज अंदर की तरफ खेलता रहता है, ऐसा आपको याद होगा।
अब साहब यहाँ पे सोडियम क्या करता है, सोडियम चैनल खुलता है, ये आपका सोडियम अंदर की तरफ जाता है, एक डीपोलराइजेशन की स्थिति होती है, आपका एक थ्रेशोल्ड वैल्यू बनता है, आपको याद होगा -70 मिलीवोल्ट से फिर +30 मिलीवोल्ट तक की स्थिति होती है। वो सारी बातें आपको याद होगी, आपने पढ़ रहे होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। अब साहब आपने ये सारा कुछ आपने यहाँ पे देखा, सोडियम चैनल यहाँ पे जिम्मेदार है, सब कुछ हो रहा है, आपने क्या दिया, आपने कोई ऐसी दवा दे दी जैसे कि आपने लोकल एनेस्थीसिया दे दिया। क्या दे दिया आपने, लोकल लोकल एनेस्थीसिया, एनेस्थेसिया। ये लोकल लोकल एनेस्थीसिया कहाँ गया, ये लोकल एनेस्थीसिया कहीं ना कहीं आता 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 ये आपके यहाँ पे आके काम करेगा। किस पे काम करेगा साहब, ये सोडियम चैनल पे काम करने वाले हैं, और सोडियम चैनल को खुलने ही नहीं देगा। सोडियम चैनल को खुलने नहीं देगा तो जो आपका अभी जो पोलराइज कंडीशन है उसको डीपोलराइज नहीं होने देगा, क्योंकि सोडियम चैनल करता क्या है, सोडियम चैनल कहीं ना कहीं पोलराइज से डीपोलराइजेशन तो करवाता है। सोडियम अंदर आएगा तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव और सेल के अंदर आएगा तो ये जो एक इम्पल्स है ये आगे की तरफ बढ़ेगा, लेकिन सोडियम चैनल खुला ही नहीं तो इम्पल्स आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। तो ये जो लोकल है आपका लोकल एनेस्थीसिया है, इम्पल्स आगे की तरफ नहीं बढ़ने वाला, मरीज को दर्द नहीं होगा। ठीक है, मरीज को क्या होगा, दर्द नहीं होने वाला है। अगर ये जन लोकल एनेस्थीसिया का काम कौन करे, ये बीटा ब्लॉकर करे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बीटा 1 ब्लॉकर की बात मैं करता हूँ तो ये क्या कर रही है, ये सोडियम चैनल को क्या कर रही है, ब्लॉक कर रही है। साहब सोडियम चैनल को इसने ब्लॉक कर दिया तो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसने क्या कर दिया, जो मेम्ब्रेन पे सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर दिया, इम्पल्स आगे नहीं किया। तो ये जनरली एक चीज बताइए, जनरली इम्पल्स आगे नहीं जाएगा, इम्पल्स आगे नहीं जाएगा तो किसी भी प्रकार के बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं करेगा, बीटा 2 को स्टिमुलेट नहीं करेगा, किसी प्रकार की सिंपैथेटिक एक्टिविटी शो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि सोडियम आगे की तरफ नहीं गया। ठीक है, सोडियम आगे जाएगा, कैल्शियम चैनल खुलेगा, कैल्शियम अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा, नर्व सेल के अंदर आएगा। ये कैल्शियम भागा 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 सिनेप्टिक वेसाइकल के पास जाएगा, उसको लात मारेगा, लात मारने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाके गिरता है, फिर ही तो असर करता है। यही तो जनरल कहानी होती है, अगर आपने समझी हो तो कभी। चलो कोई ना, पढ़ लेना कभी भविष्य में। अब साहब ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा है, देखने को मिल रहा है, ये जो लोकल एनेस्थीसिया है या जो बीटा ब्लॉकर है, ये सोडियम चैनल को खोलते नहीं है। उससे क्या होगा, इम्पल्स आगे नहीं जाएगा, आपका बीटा काम नहीं करेगा। बीटा काम नहीं करेगा मतलब बीटा ब्लॉकर की जैसे काम करेगा। बीटा काम नहीं करेगा क्योंकि स्टिमुलेट ही नहीं हो रहा है। जनरली क्या होता है, बीटा 1 अगर स्टिमुलेट होता है तो क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ती है, अरिथमिया होने के चांस होते हैं। क्यों, हार्ट रेट ऊपर नीचे चलती है, अरिथमिया हो सकता है। क्या होता है, अरिथमिया। ठीक है, हमने क्या दिया, हमने बीटा ब्लॉक कर दिया। ठीक है, बीटा ब्लॉकर ने क्या किया, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दिया है, सोडियम चैनल को ब्लॉक किया और साथ में बीटा को भी ब्लॉक कर दिया, दोनों को ब्लॉक कर दिया। हार्ट रेट पे ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ, हार्ट रेट ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, ऊपर नहीं की ज़्यादा नहीं की, यही तो होता है रिदमिया। हार्ट रेट ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम, अब चुपचाप बैठ गई हार्ट रेट अपनी स्थिति में बनी हुई है। फिर क्या होगा साहब, अरिथमिया हो रहा है तो उस कंडीशन में आपने क्या दिया, आपने सोडियम चैनल ब्लॉकर लोकल एनेस्थेसिया बीटा ब्लॉकर दिया। बीटा ब्लॉकर दिया तो ये क्या कर रही है, कहीं ना कहीं ये काम कर रही है सोडियम चैनल पे, उसके आधार पे बता रही है आपको। ये जो लोकल एनेस्थीसिया काम कर रही है आपकी बीटा ब्लॉकर दवा। कैसा होता है, हाँ ऐसा होता है। कौन कौन सी दवा होती है जो ऐसा काम करती है, आपको बताना है। प्रोपेनोलोल, प्रोपेनोलोल, मेटो मेटो मेटोप्रोलोल, मेटोप्रोलोल। एक होती है आपकी लाबेटालोल, लाबेटालोल, लाबेटालोल। ठीक है, एक होता है एसेटाबुलोल, एसेब्यूटोल या ब्यूटोलोल सॉरी, पिंडोलोल। ठीक है, ये जितनी भी दवाई है ये सारी दवाइयाँ कहीं ना कहीं लोकल एनेस्थीसिया की तरह भी काम करती है। किस प्रकार काम करती है, लोकल लोकल एनेस्थीसिया। ठीक है, ये लोकल एनेस्थीसिया के समान भी क्या करती है, काम करने वाली है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, आई होप आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। ओके, हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए बीटा ब्लॉकर के, हमने क्या कर लिए, 3 पॉइंट पढ़ लिए। चौथा पॉइंट हमने पढ़ते बीटा 1 ब्लॉकर का, चौथा पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। चौथा पॉइंट, और वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल जो बीटा ब्लॉकर होती है इसकी हम बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें किसकी, बीटा ब्लॉकर की,
बीटा ब्लॉकर कैसा है साहब, ये वाटर में सोल्यूबल है। तो क्या ये सीएनएस की तरफ जाएगा, सीएनएस की तरफ जाके वहाँ के साइड इफेक्ट करवाएगा, बताओ, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है तो सीएनएस की तरफ नहीं जाएगा, सीएनएस के साइड इफेक्ट भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा मरीज है जिसमें हमें सीएनएस के साइड इफेक्ट नहीं चाहिए तो वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। जो वाटर सोल्यूबल बीटा ब्लॉकर होती है, जिनके एग्जांपल अभी हम देखेंगे, उनको हम यूज कर सकते हैं। ध्यान से सुनना यहाँ पे, अगर कोई वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल क्या है साहब, बीटा ब्लॉकर आप पढ़ रहे हो, वाटर सोल्यूबल बीटा ब्लॉकर आप पढ़ रहे हो, और मरीज कौन सा आपका मरीज है, रीनल फेलियर का। कौन सा मरीज, रीनल फेलियर का। तो बताओ, रीनल फेल्योर में तो ये जो बीटा ब्लॉकर है वो आपके शरीर से बाहर जाएगा तो आपके किडनी के साथ ही जाएगा, किडनी के साथ ही जाएगा, तो ये किडनी के साथ नहीं जा पाएगा क्योंकि रीनल फेलियर है। वाटर सोल्यूबल बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, रीनल फेलियर वाले पेशेंट में क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसके जो एग्जाम्पल है, अटेनोलोल आप पढ़ लो, एक तो अटेनोलोल, अटेनोलोल है, एक नेडोलोल, नेडोलोल है, सोटालोल, सोटालोल, ANS। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम से आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। यहाँ तक आपको समझ में आया। ओके, तो ये आपका सेकंड जनरेशन बीटा 1 ब्लॉकर समाप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम पढ़ के आ रहे हैं आपके सामने, कौन सा वाला, कि साहब एक थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर भी होती है। कौन सी होती है, थर्ड जनरेशन। ठीक है, हम पढ़ते इसके बारे में, थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर की हम बात कर रहे हैं। थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर क्या होता है साहब, ऐसी मैं बोलूँ कि एनी बीटा ब्लॉकर जिसको आपने दिया और उसको देने के बाद में क्या हो गया, वेसोडायलेशन का, यानी कॉज वेसोडायलेशन। ठीक है, अब जनरली सुनिए, ये बात मैं आपको पीछे बता के आ चुका हूँ, एक बार मैं फिर से यहाँ रिपीट कर देता हूँ कि साथ ABCD, अगर अल्फा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ब्लड वेसल्स में, और अगर बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तो डायलेशन देखने को मिलता है ब्लड वेसल्स में। साहब बीटा 2 का काम स्टिमुलेट होने के बाद में डायलेशन है, लेकिन अगर आप बीटा को ब्लॉक करेंगे तो डायलेशन कैसे होगा। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ खेला हो गया हमारे साथ, क्या हो गया, खेला हो गया। मतलब मैं लिख लूँ कि वेसो डायलेशन, वेसो नोट अकर ड्यू टू बीटा ब्लॉकर, यानी बीटा ब्लॉकर से तो ऐसा नहीं हो रहा, मतलब बीटा ब्लॉकर के साथ कुछ ऐसा दिया गया है जिससे क्या हो रहा है, उसको वेसो डायलेशन देखने को मिल रहा है। तो इट अकर ड्यू टू सम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, कुछ एक्स्ट्रा है जिसके कारण ऐसा देखने को मिला है। अब हम पहला पढ़ लेते हैं इसके अंदर ए, अगर कोई मरीज है जिसको क्या चल रहा है, बीटा ब्लॉकर चल रहा है, और उसके साथ आपने क्या दे दिया है, उसके साथ देखो ध्यान से सुनना, आपको क्या करवाना है, वेसोडायलेशन करवाना है। ABCD आपको याद होनी चाहिए, ABCD। देखो ध्यान से सुनना, बीटा ब्लॉक हो चुका है, बीटा को छोड़िए, अगर मैं अल्फा को ब्लॉक कर दूं तो, क्योंकि अल्फा अगर स्टिमुलेट होता है तो कॉन्ट्रेक्शन करता है, अगर मैं उसको ब्लॉक कर दूं तो डायलेशन होगा ना। तो अगर मैं बीटा ब्लॉकर के साथ, अगर मैं बीटा ब्लॉकर के साथ अल्फा ब्लॉकर भी दे दूं, क्या दे दूं, अल्फा ब्लॉकर भी दे देता हूं, इसका काम क्या है, हमें पता है कि इसका काम कहीं ना कहीं वेसो डायलेशन तो नहीं है, ये क्या कर रहा है, ये वेसो कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है, लेकिन साथ में हमने क्या दे दिया, अल्फा ब्लॉकर भी दे दिया। तो अल्फा ब्लॉकर, अल्फा अल्फा का काम क्या, कॉन्ट्रेक्शन हुआ, तो अल्फा ब्लॉकर का काम क्या, वेसो डायलेशन का काम करेगा। मतलब वेसो डायलेशन का इफेक्ट आ सकता है, एक्स्ट्रा इफेक्ट आ सकता है। कौन कौन सी ऐसी दवा है जो आपका अल्फा और बीटा ब्लॉकर दोनों को काम करती है, आपका बेटा कौन सा, लाबेटालोल, कौन सा, लाबेटालोल, लाबेटालोल है। ठीक है, एक होता कार्वेडिलोल। ठीक है, तो ये दोनों दवा होती है, ये दोनों दवा आपकी अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर दोनों का काम करने वाली है। ठीक है, एक काम ये हो गया, बीबी पढ़ लेते हैं साथ के साथ ही। एक बीटा ब्लॉकर आपने दी, ठीक है, बीटा ब्लॉकर दिया आपने,
आपने देखा होगा कि एक नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का कुछ एक कंटेंट होता है, केमिकल होता है, अगर वो आपके शरीर में जाता है तो वो क्या काम करेगा? ठीक, कौन सा? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर आपने बीटा ब्लॉकर के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड दी तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक क्या है? पावरफुल आपका वेसो डायलेटर है। क्या है? पावरफुल। पावरफुल वेसो डायलेटर। अब ये पावरफुल वेसो डायलेटर है साहब, कौन कौन सा इसका एग्जांपल होगा आपका? नेबी वो लोल, इसका एग्जाम्पल एक है। तो ये नेबी वो लोल इसका क्या होने वाला है? एग्जाम्पल होने वाला है। एक एग्जाम्पल होता है निप्राडियोल। निप्राडिलोल, ये क्या है? ये बीटा ब्लॉकर के साथ आपका होने वाला है। बीटा ब्लॉकर के साथ आपका आपका डायलेट करने वाला ब्लड वेसल्स को, क्योंकि आप नाइट्रिक ऑक्साइड दिया है इसके साथ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट पढ़ते सी। ये सुनिए ध्यान से, अगर आपने किसी को बीटा ब्लॉकर दिया, बीटा ब्लॉकर का काम पता है सबको कि ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन आपने क्या किया इसके साथ? कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर भी दे दिया। कैल्शियम चैनल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दिया। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिया तो यही भी कहीं ना कहीं क्या काम करेगा? वेसोडाइलेशन का काम करेगा। इसका एग्जांपल है कारवेडिलोल। कारवेडिलोल इसका क्या हो गया? एग्जांपल हो गया। ठीक है, सी के बाद डी की बात कर लेते हैं। बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर के साथ अगर आप पोटेशियम चैनल ओपनर देते हो, पोटेशियम चैनल ओपनर, तो ये पोटेशियम चैनल जो ओपनर है, पोटेशियम चैनल ओपनर, ये भी क्या करती है? वेसोडाइलेशन का काम करते हैं। टीलिसोलोल, टीलिसोलोल इसका क्या होने वाला है? एग्जाम्पल होने वाला है। यहाँ तक समझ में आया? ओके। अब साहब यहाँ पे एक कंडीशन और है, ई वाली। जनरली क्या है, हम बीटा ब्लॉकर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हम बीटा ब्लॉकर पढ़ रहे हैं। हमने इसके साथ एक ऐसी दवा दे दी जो बीटा टू रिसेप्टार को क्या करे? स्टिमुलेट कर दे। और आपकी सहेली ऐसा काम करती है। कौन सी सहेली? सेली, सेली प्रोलोल। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने आपका बीटा वन प्लस बीटा टू ब्लॉकर, बीटा वन ब्लॉकर, कार्डियो सेलेक्टिव पढ़ लिए हमने, उसके इंटरेस्टिंग वाले पढ़ लिए, जो अगोनिस्ट वाले भी सबने कहीं ना कहीं पढ़ लिए, उसके आपके वाटर सोल्यूबल वाले भी पढ़ लिए हमने। उसके बाद में हमने जो तीसरा देखा वो थर्ड जनरेशन देखा, उसमें हमने बीटा ब्लॉकर की बात करी, जो कि क्या करते हैं? वैसोडाइलेशन करते हैं। तो ये सारा कुछ हम पढ़ के आ चुके हैं। आज हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पूरा हो चुका है, और आई होप आप लोगों को ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पूरा समझ में आया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया आपको डिटेल में समझाने का। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।